चलिए सबको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर और भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कल ही बताया बताया था आपको कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा 12th के एग्ज़ाम को देखते हुए। और 12th का जो एग्ज़ाम है 11 फरवरी से निश्चित की गई है। और भूगोल विषय में जो आपके 70 नंबर के थ्योरी में प्रश्न आएंगे उसमें से एक प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जबकि 25 से लेकर प्रश्न संख्या 32 तक यानी कुल 7 प्रश्न आपके 1 नंबर के रहेंगे और वो उसको 1 या 2 शब्द या 1 लाइन या 2 लाइन में लिखना है। ठीक है, तो उसी प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोग बात किए थे चैप्टर 1, उसमें था मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। आज हम लोग चैप्टर 2 में चल रहे हैं, पार्ट 1 बुक का, और वो है बुक मेरे सामने है। वो बुक है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो इसमें देखते हैं कि वो जो प्रश्न है 1 नंबर वाले वो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं यहां से। तो पहला प्रश्न बनेगा कि एक कथन है, कथन लिख दिया रहेगा और बोला जाएगा कि ये कथन किसका है। तो कथन है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व जनसंख्या वितरण के संदर्भ में यह कथन किसका है? आपको सवाल का जवाब सीधे सीधे दे देना है, जॉर्ज बी क्रेसी। ठीक है, जॉर्ज बी क्रेसी का ये कथन है। दूसरा पूछ सकता है कि एक आपको डाटा दिया हुआ है कि भारत का विश्व जनसंख्या, ठीक है, भारत का विश्व जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, जबकि पहला पर चीन है। ठीक है, इसको आप लोग दूसरा प्रश्न ये बन सकता है। अगला प्रश्न यहां से बनेगा इस चैप्टर से, जनसंख्या का घनत्व, कि जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं। सीधा एक परिभाषा पूछ लेगा, तो आपको परिभाषा वहीं पे लिख देना है कि जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य किसी निश्चित क्षेत्र में लोगों की संख्या और भूमि के आकार के अनुपात से है ना। किसी निश्चित प्रदेश में लोगों की संख्या और वहां के भूमि के आकार के अनुपात से है क्या? तो जनसंख्या घनत्व। अब उसका परिभाषा लिखा रहेगा, ठीक है, परिभाषा रहेगा कि जनसंख्या घनत्व की परिभाषा दें। तो परिभाषा आपको क्या देना है? जनसंख्या का घनत्व इक्वल टू जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ये आपका दूसरा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, 1 नंबर का। अब पूछेगा, यहां तक की चीजें हो जाएंगी। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। तीसरा प्रश्न। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक आपको मैं बता चुका हूं, फिर भी यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन है। तो भौगोलिक कारक 4 हैं। सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला है जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृति, और तीसरा है जलवायु, और चौथा है मृदाएं। तो सीधा लिख देना है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक 4 हैं, जल की उपलब्धता, जलवायु, ठीक है ना, भू आकृति और मृदाएं। ये हो गया। अगला पूछ सकता है कि आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। तो 2 हैं इसमें, खनिज, नगरीकरण, और एक है औद्योगिकरण। तो ये तीसरा प्रश्न बन सकता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। तो कौन कौन हो जाएगा? खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। ये 3 हो जाएंगे आर्थिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं? तो उसमें बोला जाएगा जीवन स्तर, रहन सहन, धार्मिक प्रवृत्ति, सांस्कृतिक प्रवृत्ति, रीति रिवाज, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात आएगा, आपको पूछा जाएगा, ये तो हो गए। अगला प्रश्न पूछ सकता है 1 नंबर वाले प्रश्न में, ठीक है, 1 नंबर वाले प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, भारत की जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हैं। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर से क्या समझते हैं। तो पहले पूछेगा कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसको परिभाषित करें, या जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हैं। तो बस 2 लाइन में लिखना है इसको। किसी निश्चित प्रदेश में 2 समय अंतरालों के बीच होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, विशेषकर जब धनात्मक वृद्धि होगा।
तो ये हो गया जनसंख्या वृद्धि। अब बोलेगा जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो हम लोग बताएंगे इसमें कि किसी निश्चित प्रदेश में 2 समय अंतरालों के बीच होने वाले जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में दिखाने की प्रक्रिया को हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। और जो चीजें हैं वो आपको परिभाषा में या 1 नंबर में नहीं पूछ सकता है, वो 3 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। अगला होगा 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, वो अगला प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, तो 3 लिख देना है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्नलिखित हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास हो गया जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक। ठीक है, अगला आपको पूछ सकता है कि प्रवास, ठीक है, प्रवास को परिभाषित करें। सिंपल बात में पूछ देगा, प्रवास को परिभाषित करें। ठीक है, तो प्रवास को परिभाषित करना है 1 लाइन में। आइए आपके लिए एक प्रकार का समझिए तो आपका परीक्षण है कि आप कैसे चीजों को क्रिएट करते हैं। लंबे चीजों को छोटे में लिखना है। तो प्रवास को लिखना है, प्रवास लोगों के स्थान परिवर्तन से संबंधित एक ऐसी प्रक्रिया है। लोगों के स्थान परिवर्तन से संबंधित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान की ओर गमन करते हैं। ठीक है ना, इतना ही लिखना है अगर 1 नंबर का रहे तो। ठीक है, बाकी पर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है मैंने क्लास में आपको करवा दिया है। ठीक है, अब पूछेगा कि प्रवास के मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रवास के, तो प्रवास के मुख्य आयाम आपको 4 मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो मिलेगा उद्गम स्थान, फिर मिलेगा गंतव्य स्थान, फिर आप्रवास और उत्प्रवास। इसी के चारों तरफ इर्द गिर्द प्रवास की प्रक्रियाएं घूमती हैं। तो प्रवास के 4 आयाम निम्नलिखित हैं, उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, आप्रवास और उत्प्रवास। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है आपका यहां से कि उद्गम स्थान किसे कहते हैं। उद्गम स्थान किसे कहते हैं, तो इसमें बोलेंगे प्रवास प्रक्रिया के दौरान जब लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान की ओर जाते हैं तो लोगों का मूल स्थान उनका उद्गम स्थान कहलाता है। बस इतना ही से लिखना है। जबकि पूछा जाएगा कि गंतव्य स्थान से क्या समझते हैं, तो इसमें क्या लिखना है कि प्रवास प्रक्रिया के दौरान जब लोग अपने मूल स्थान से किसी अन्य स्थान की ओर आते हैं, आगमन करते हैं, तो जहां आगमन करते हैं वहां उनका क्या कहलाएगा, तो गंतव्य स्थान कहलाएगा। ठीक है, ये चीजें हुई। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको मैंने आपको बता दिया। अगला आपको पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है ना, 1 नंबर के क्वेश्चन संभवतः यहीं तक बन सकते थे, और 1-2 नंबर देखता हूं मैं कि और कोई क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, तो ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है इसमें से। हाँ, एक क्वेश्चन बन सकता है, एक और क्वेश्चन बन सकता है, जनसंख्या के जो सिद्धांत है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में कितनी जो अवस्थाएं हैं, तो उसमें 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ठीक है, बाकी बात अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। बस यहां से अगर पूछा जाएगा आपको तो वही पूछा जाएगा कि जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं से गुजरता है। तो 3 अवस्थाओं से, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ठीक है, और ये एक चक्र के रूप में गुजरता है जिसे जनांकीय चक्र कहते हैं। तो ये हुआ आपका आज का 2nd चैप्टर से कुछ ऐसे प्रश्न जो कि 1 नंबर से पूछे जा सकते हैं, और ये भी पार्ट 1 बुक से। तो एक एक दिन करके इस तरह हम लोग करते चलेंगे। आपको करना क्या है, इसमें चीजें लिखनी नहीं है। जब भी आप खाली समय है तो एक बार आप उन 7 क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, बस इस वीडियो को सुन लेंगे। ठीक है, जितने चैप्टर हैं आपके उतना चैप्टर का, उतना दिन का आपका क्लास मैं अपलोड करूंगा। 8 से 10 मिनट के क्लास होंगे और उसको आपको सुनना है और वो 7 क्वेश्चन को आपको क्लियर कर लेना है। ऐसा हो सकता है कि उन 7
उनसे आप इस वीडियो से आगे चलकर शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्ट रूप में, क्योंकि मैं सारी चीजों को परिभाषित कर रहा हूं। तो आप लोग क्या करेंगे, आगे इसी को करेंगे, और साथ साथ में आप लोग पढ़ते जाएंगे तो सारा मैथ भी एटलस में देखते जाएंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ते होंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिस देश का भी नाम आए एटलस में उस देश को देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको लास्ट में जो 5 नंबर के मैपिंग का जो सेक्शन है उसको भी आसानी होगा करने में, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, और सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाएं। आपके सीरियस होने के समय आ चुके हैं आपके एग्जाम के लिए। ये आपका दिशा निर्देश तय करेगा कि आगे आपका कैरियर कैसा होगा। अगर इंटर में आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आप अच्छे जगह एडमिशन ले सकेंगे, ठीक है, अच्छे ऑनर्स में आप एडमिशन ले सकेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद।